उसके बाद मेरे पास नौनिहाल रिसालों का कलेक्शन था बहुत बड़ा, तो वो कहने लगे कि इसमें से कुछ रिसाले तुम्हारे पास ऐसे भी हैं जो हमारे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, ताकि जो नौनिहाल के दफ्तर में रिकॉर्ड है वो पूरा हो जाए। तो मैं बरकाती साहब से मैं मिला जाके, तो मैंने कहा जी मैं नौनिहाल बहुत शौक से पढ़ता हूँ, मैं आपसे मिलने आया। उर्दू की मोहब्बत जो है वो कैसे पैदा हुई अल्लाह ही जानता है, कि उस हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत हुई कि दूसरी क्लास में उर्दू किताब हासिल करने के लिए उस्ताद से झगड़ा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रीडर्स रिपब्लिक। आज मैं आपके सामने किसी किताब के तबसरे के लिए हाजिर नहीं हुआ और ना ही किसी किताब का तारुफ पेश करूंगा, बल्कि आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा मुल्क अजीज के एक नामवर अदीब जनाब उबैदुल्लाह केहर साहब के साथ। ये मुलाकात एक अपनी नौयत की दिलचस्प मुलाकात थी और किताब दोस्त लोगों के लिए इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो उन्हें दिलचस्पी के काफ़ी सारे पहलू हैं जिन्हें सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं उबैदुल्लाह साहब के साथ रिकॉर्ड किया गया एक इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त आपने हमें जो है इनायत किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो एक सवाल उम्मूमन जो अक्सर पूछा जाता है कि आपकी सर बचपन कैसे गुज़रा? पढ़ने-लिखने की तरफ और किताबों से मोहब्बत का आगाज़ जो है आपका बचपन में किस तरह हुआ? देखिए, मैंने तो जैसे अपनी किताबों में लिखा भी है, मेरी पैदाइश खैरपुर, जो सूबा सिंध में शहर है खैरपुर मीर्स, जिसको हम खैरपुर मीरस कहते हैं, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और पहली जमात मैंने पहली दफ़ा पहली जमात खैरपुर में पढ़ी, दूसरी दफ़ा पहली जमात कराची में आके पढ़ी। तो 1972 में हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो वो जो स्कूल में दाखिल होने से पहले का बचपन है, वो मेरा खैरपुर का है। स्कूल में दाखिल होने के बाद का जो पूरा मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी है, वो कराची की है। तो 1965 की मेरी पैदाइश है, सितंबर 1965। और होश संभाला होगा जब, या जो वाक़या ज़िंदगी में पहला मुझे याद आता है, तो मेरी वालिदा बताती हैं कि जो वाक़या तुम मुझे सुना रहे हो, उस वक़्त तुम 2.5 साल के थे। इसका मतलब ये है कि सन 1967-68 में मैं दुनिया में अपने आप को मौजूद पा रहा था, और उसकी चीज़ें मुझे याद भी हैं। तो 1967 से लेके 1972 तक 5 साल का अरसा है, वो मुझे याद है खैरपुर का। उसके बहुत सारे अभी मैं जाता रहता हूँ खैरपुर, तो वो ताज़ा हो जाता है, लगता है अभी भी वहाँ से मैं नहीं गया हूँ। 1972 के बाद जो सारे का सारा है, और बल्कि पहली जमात में दोबारा यहाँ दाखिला लिया, वहाँ वाली पहली छोड़ के आया, यहाँ दोबारा पहली में, वो कराची में मेरा गुजरा है बचपन। अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि आपकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो उसको अगर हम देखें तो आप बीइंग अ प्रोफ़ेशन आपने इंजीनियरिंग को इख्तियार किया, और अगर आपका पैशन देखें तो हमें किताबें ही किताबें नज़र आती हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद किताबों की आपने खुद तसनीफ़ की है। तो ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि पैशन और प्रोफ़ेशन एक जैसा हो तो बंदा ज़्यादा कामयाब होता है, मगर आपके केस में अगर देखा जाए तो पैशन अलग है, प्रोफ़ेशन अलग है। माशा आपने ये दोनों चीज़ें किस तरह मैनेज की? या यूँ कहें कि दोनों चीज़ों को एक साथ यकजा क्यों नहीं किया आपने? देखिए, ये तो कोई हैरत की बात नहीं है कि मेरा जो है वो प्रोफ़ेशन अलग है। आप हम सफ़रनामा निगारी है ना मेरी शनाख्त, सफ़रनामा निगारी में पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ टेक्सटाइल इंजीनियर है, बाकायदा डिग्री होल्डर, उसने बरतानिया से टेक्सटाइल में डिग्री ली हुई है, और मैंने भी इसी तरीके से डिग्री ली है। असल में, और इस तरीके से आपने बहुत सारे देखे होंगे, डॉक्टर हैं, जनरल हैं, और मुख्तलिफ हैं जो अदब में, मतलब ये जो ज़मीर जाफ़री साहब, ये फ़ौजी, और फैज़ अहमद फैज़ फ़ौजी, और डॉक्टर शफ़ीकुर रहमान बाकायदा एमबीबीएस डॉक्टर। तो अदब जो है ना वो उसका इससे ताल्लुक़ नहीं होता। इससे आपका दिमाग ज़रूर खुलता है, आपकी डिग्रियों से आपको वो एक्सपीरियंस भी हासिल हो जाते हैं कि जो एक कम पढ़े लिखे आदमी को हासिल नहीं हो पाते। लेकिन जहाँ तक उर्दू से मोहब्बत का ताल्लुक़ है, उसकी तो मैं खुद हैरान होता हूँ कैसे, जब मैं दूसरी जमात में था, तो हमें स्कूल वालों ने बताया कि भाई दूसरी जमात का कोर्स आप खरीदेंगे नहीं, वो आपको किताबों का कोर्स दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। तो हमने कहा ठीक है।
तो पैसे जमा करा दिए हमने, क्योंकि कोर्स पूरा जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की सारी किताबें आ जाएंगी। वो जब किताबें आईं तो उसमें सबसे कम क्वांटिटी में आई थी उर्दू की दूसरी किताब। अच्छा, मैंने जब किताबें बंटना शुरू हुई लड़कों को, तो जब तक मेरा नंबर आया तब तक वो उर्दू वाली ख़त्म हो चुकी थी, बाकी साइंस, माशरती उलूम और इस्लामियात वगैरह की मिल गई। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो उर्दू वाली चाहिए। कहने वो तो ले ली उन्होंने, ये अब 3 दिन बाद आएगी फिर लेना। मैंने कहा मुझे तो अभी चाहिए। तो कहने के तुम्हारा दिमाग सही है, जब आएगी तो लेना। मैं कहा नहीं सर, मुझे अभी चाहिए। कह रहे तुम अपने पैसे वापस ले लो, खुद जाके ले लो मार्केट में। मैंने कहा मुझे पैसे वापस दे, मैं मार्केट से जाके लूंगा। वो सर ने झिल्ला के मुझे पैसे वापस दे दिए। मैं पूरी मार्केट में ढूंढता रहा वो किताब, उर्दू की जो है दूसरी किताब, वो बोर्ड से छपकर आई नहीं थी, मुझे नहीं मिली। एक दुकान पर, जो माचिस फैक्ट्री कायदाबाद पे है, वहाँ पे एक दुकान होती थी, उसके पास थी उर्दू की दूसरी किताब इजाफी, उर्दू इजाफी। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे जब कोर्स पूरा हो जाता है स्कूल का तो ये इजाफी किताब भी पढ़ाई जाती है। मैंने कहा यही दे दो। तो वो मैंने किताब लेके पढ़ी और मैं शिद्दत से इंतजार करता रहा कि मुझे उर्दू, क्यों उर्दू की किताब चाहिए थी? उर्दू में की नज़में, उर्दू की कहानियाँ। मैं एक सिंधी घर का लड़का, घर में सिंधी बोली जाती थी, हम जगाबाद और खैरपुर से शिफ्ट हुए थे। उर्दू की मोहब्बत कहाँ से आई ये समझ में नहीं आता। फिर हमारी जो बड़ी बहनें थी वो पढ़ती थी ख़वातीन राजस, ये पाकीज़ा और इस तरह, तो वो लेती थी कबाड़ी से। वो आता था 3 डब्बे वाला, वो 8-8 आने का सारा सारा, तो उसमें सैयारा राजस भी आ जाता था, उर्दू राजस भी आ जाता था। उसके अंदर हमने पढ़े सफ़रनामे सैयारा राजस में। यानी पहले उर्दू से मोहब्बत पैदा हुई, फिर सफ़रनामा पढ़ा तो उससे मोहब्बत पैदा हुई। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो राब्ता रिसाला, जो उर्दू का सबसे महंगा रिसाला, राब्ता में मेरी तहरीरें शाया होती थी। उस वक्त लोग मुझे कहते थे कि यार आपने मास कम्युनिकेशन शोबा सहाफ़त में चले आते, आप इंजीनियरिंग में कैसे आए? मैंने कहा इंजीनियरिंग तो ऐसे आए कि स्कूल में अच्छे नंबर आए तो डीजे कॉलेज में दाखिला मिल गया। डीजे कॉलेज में जो नंबर आया उसके मुताबिक हमने 3 प्रायोरिटीज़ के साथ उसमें 3 जो है वो ऑप्शन लिए कि पहले नंबर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल में, तीसरे नंबर पे मैकेनिकल में। तो पहले दोनों के नंबर जितने नहीं थे, तीसरे वाले मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डाल दिया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। यानी कहने का मतलब ये कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाने में कोई उस तरह का शौक इन्वॉल्व नहीं था जितना शौक मेरा इसमें था। लेकिन वो जब इंजीनियरिंग कर ली तो मैंने बहुत अच्छी-अच्छी इंजीनियरिंग की जॉब्स की हैं, शिपयार्ड में और ऑयल एंड गैस की फील्ड में, फैब्रिकेशन की फील्ड में, उसको भी हमने वो नहीं छोड़ा। लेकिन ये उर्दू की मोहब्बत जो है वो कैसे पैदा हुई अल्लाह ही जानता है कि उस वक़्त हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत हुई कि दूसरी क्लास में उर्दू किताब हासिल करने के लिए उस्ताद से झगड़ा कर लिया। अच्छा सर, आपने अपनी जो मशहूर किताब है कराची से मुताल्लिक, कराची जो एक शहर था, उसमें आपने ज़िक्र किया है कि आपकी अ, दुनिया की एक मशहूर तरीन शख्सियत बिलख़ुसूस बच्चों के लिए हकीम मोहम्मद सईद साहब से आपको मुलाकात का मौका मिला था। तो उस बारे में थोड़ा-सा बताइए कि वो किस तरह आपकी उनसे मुलाकात हुई और उस वक़्त जब आप उनसे मिले, आपके क्या एहसासात थे उन्हें अपने सामने देखकर? देखिए हमने जब ये बच्चों के डाइजेस्ट का मैंने ज़िक्र किया कि हमने पहले डाइजेस्ट पढ़े, लेकिन कुछ ही दिन में हमें अंदाज़ा होगा कि डाइजेस्ट हाँ, पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि हम बच्चों की कहानियाँ और बच्चों के रिसाले पढ़ें। तो नौनिहाल और तालीम और तरबियत हमारे हाथ आ गया। नौनिहाल ने ऐसा जकड़ा कि यानी आप हैरान होंगे सुन के कि नौनिहाल में एक आर्टिस्ट होते थे, इकबाल रहीम कुरैशी, मुझे आज भी इनका नाम याद है, नौनिहाल वालों को नाम याद नहीं होगा उसका। इकबाल रहीम कुरैशी साहब तकरीबन 30 साल तक सारी कहानियों के स्केचेज़ वो बनाते थे। तो उनमें आम तौर पे क्या होता था कि स्केचेज़ में वो दिखाते थे लड़का जो है वो सलवार कमीज़, बल्कि शलवार और पजामा पहने हुए और सर पे इस तरह की टोपी ओढ़ी हुई है। मैंने वो टोपी ओढ़नी शुरू कर दी थी क्योंकि नौनिहाल में की तस्वीर में बच्चे ने टोपी पहनी हुई होती थी। वो कहानियाँ मुझे बहुत पसंद आई, तो उसमें देखता था एड्रेस, नाज़िमाबाद का एड्रेस होता था, हमदर्द का। तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं जो इतना अच्छा रिसाला निकाल रहे हैं? तो 9वीं या 10वीं जमात थी। तो मैं चला गया बस में बैठ के नाज़िमाबाद और वहाँ के दफ्तर में गया। तो वहाँ मैंने उनसे पूछा कि हमदर्द नौनिहाल का दफ्तर कहाँ है? उन्होंने कहा ऊपर चले जाएँ। ऊपर गया तो काफ़ी लोग जनाब मेराज कहानियाँ लिखा करते थे, वो वहाँ बैठे हुए थे और इसके अलावा सब लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो खत्री अस्मत अली पटेल वो वहाँ बैठे हुए थे। मसूद अहमद बरकाती साहब से मैं मिला जाके, तो मैंने कहा जी मैं नौनिहाल बहुत शौक से पढ़ता हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कहा हाँ बेटा आओ बैठो। तो फिर कहने लगे तुम कौन क्या? मैंने नाम बताया।
तो मैंने बताया कि मैं सिंधी हूँ, तो वो बड़े हैरान हुए कि तुम सिंधी हो और तुम उर्दू इतना शौक से पढ़ते हो, तुम उर्दू बोल भी इतनी अच्छी रहे हो। मैंने कहा तो मुझे शौक है। उसके बाद मेरे पास नौनिहाल रिसालों का कलेक्शन था बहुत बड़ा, तो वो कहने लगे कि इसमें से कुछ रिसाले तुम्हारे पास ऐसे भी हैं जो हमारे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, ताकि जो नौनिहाल के दफ्तर में रिकॉर्ड है वो पूरा हो जाए। वो बड़े खुश हुए, मैंने उनको वो रिसाले दिए। तीसरी चौथी दफ़ा मैं गया तो कहने लगे अच्छा मेरे साथ आओ। मुझे लिया और नीचे बेसमेंट में ले गए, वहाँ पे बहुत बड़ा वो ऑफिस था, उसमें सफ़ेद शेरवानी पहने हुए हकीम सईद साहब बैठे हुए थे। और जाके कहने लगे हकीम साहब ये देखें, ये उबैदुल्लाह बच्चा है, सिंधी है ये, और ये नौनिहाल का शौकीन है और उर्दू कितनी अच्छी बोल रहा है। और हकीम साहब भी बड़े खुश हुए, मिलकर चाय वाय पिलाई उन्होंने, और किताब भी एक तोहफे में दी। और मैंने लिखा भी है कि उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम अगर अच्छे अदीब बनना चाहते हो ना, तो तुम डायरी लिखो। मैंने उनके कहने पे जनाब 20 साल डायरी लिखी। वो डायरी सब मेरे पास, वो डायरियाँ सब पड़ी हुई हैं, और टूटा फूटा जैसा भी मैं मुसन्निफ बन ही गया। ये इस तरीके से उनसे मुलाकात हुई। और जिस वक्त मैंने अपनी किताब कराची जो शहर था में लिखा है कि जब मैं कराची छोड़ना चाह रहा था, तो उस ताबूत पे जो आखिरी कील ठुकी थी वो हकीम सईद की शहादत थी। हकीम सईद को जब शहीद कर दिया गया तो मैंने कहा अब इस शहर में नहीं रहना, तो उससे मैं चला गया छोड़ के। अच्छा सर, आपके पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो माशाल्लाह एक बड़ी तादाद नज़र आती है किताबों की। इसमें सफ़रनामे भी हैं और फिर आपके बचपन और उससे मुताल्लिक, और फिर उससे आगे की ज़िंदगी जब आप कराची शहर को खैराबाद का और इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। तो ये मुख्तलिफ नौइयत की किताबें हैं, तो इसमें आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन-सी है? और सबसे पहली किताब कौन-सी जो आपने लिखी? तो ये 2 किताबें कोई ऐसी बताएँ कि पहली किताब कौन-सी थी और सबसे पसंदीदा किताब कौन-सी है? देखिए सबसे पहली जो मेरी किताब है ना, वो है दरिया दरिया वादी वादी। ये मैंने सफ़रनामा में लिखा और मुख्तलिफ पब्लिशर्स को दिखाया कि कोई भी छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं जब जब बड़ा बहुत ही मायूस हो गया, तो मैंने कहा कि इसका मतलब है मेरी किताब कभी शाया नहीं होगी। मैंने अपना मसवदा उठा के साइड में रख दिया। मैं तो इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में ऑडियो विजुअल इंजीनियर था। यानी मैं यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता था और फिल्म बनाता था, फोटोग्राफी करता था एजुकेशन से मुताल्लिक। जब वो किताब मैंने साइड में रख दी तो कुछ दिन बाद एक डॉक्टर साहब ने अपने लेक्चर मुझसे तैयार करवाया जो उर्दू में था। उसके लिए पूरी प्रेजेंटेशन मैंने उर्दू में बनाई, और सारा स्क्रीन पे वो उर्दू में टाइटल लिखा हुआ, उसके पॉइंट्स लिखे हुए। वो जब बनाते ही मुझे ये दिल में आया कि यार ये जब हम कंप्यूटर पे बैठ के उर्दू में स्लाइड्स पढ़ सकते हैं, तो सफ़ात भी पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब सफ़ात पढ़ें तो पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं। मैंने दिन रात अपनी किताब पे काम करना शुरू किया जो कंप्यूटर पे पढ़ी जाएगी। तो वो किताब जब मुकम्मल हो गई तो उसको मैंने एक आउटर रन सीडी बनाई कि सीडी जैसे ही आप डालें कंप्यूटर में तो किताब खुल जाए, और माउस क्लिक करने पर मुख्तलिफ सफ़ात पे, मुख्तलिफ चैप्टर्स में, उसकी तस्वीरों में, उसकी वीडियोज़ में, उसके नक्शों में, सफ़रनामा ही था, वो बना के देखी। अब मैंने कहा कि क्या करूँ? तो मुख्तसरा कौमी ज़बान और ये अकादमी अदबियात, ये वहीं इस्लामाबाद में थे, वहीं हमारा ऑफिस था। तो मैं अकादमी अदबियात में चला गया, जिसके चेयरमैन थे उस वक़्त इफ्तिखार आरिफ। मैंने जाके उनसे कहा कि सर ये मैं एक सीडी लेकर आया हूँ, ये देखें ये मेरी किताब है। तो कहने लगे ये किस तरह किताब है? मैंने कहा आप कंप्यूटर में लगा के देखें। उन्होंने अपने कंप्यूटर में लगाई, जैसे ही लगाई तो ऑटोमेटिक टाइटल आ गया उसके ऊपर, दरिया दरिया वादी वादी, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का सफ़रनामा। और माउस क्लिक करके देखते रहे, मुख्तलिफ चैप्टर्स में गए, वीडियोज़ देखी, तस्वीरें देखी, फिर खड़े हो गए। मैं इधर बैठा हुआ हूँ टेबल पे, उधर वो बैठे हुए। कहे लगे मियाँ इधर ज़रा घूम के आओ। मैं घूम के चला गया, वो उन्होंने दबोच लिया, पकड़ के गले लगा लिया। कहने लगे बेटे तुमने उर्दू की पहली डिजिटल किताब तख्लीक कर डाली है। उसके बाद उन्होंने टीवी स्टेशन, रेडियो, पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट, अखबार के दफातर, अदबी तंजीमों के सरबराहान सबको फ़ोन किया कि पाकिस्तान में एक जवान है उबैदुल्लाह कहर, उन्होंने उर्दू की पहली डिजिटल किताब बना डाली है, आप आएँ ताकि हम इसकी तकरीब रुनमाई करें। 2 हफ्ते बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से तकरीब की। दुनिया में जितने भी उर्दू अखबारात और रिसाले शाया होते हैं, तकरीबन सब में इसकी खबर आई कि उर्दू की पहली डिजिटल किताब इस्लामाबाद के एक उबैदुल्लाह कहर ने तैयार की डाली है, उसमें ये है, ये है, ये है, वो। बहुत किताब मशहूर हुई, बहुत बिकी, 100 रुपए की होती थी सीडी उस वक़्त। वो एक उसमें उसके बाद 8 किताबें मैंने उर्दू की पहली डिजिटल किताब इस्लामाबाद के एक उबैदुल्लाह कहर ने तैयार की डाली है, उसमें ये है, ये है, ये है, वो।
बहुत किताब मशहूर हुई, बहुत बिकी, 100 रुपए की होती थी सीडी उस वक्त। वो एक उसमें उसके बाद 8 किताबें मैंने उस तरीके से सीडी पर बनाई। तो पहली किताब तो मेरी ये हो गई, जो जिसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा सफ़रनामा था, लेकिन उसका पेश करने का अंदाज़ इतना अनोखा था कि वो मेरा अब कल भी परसों मैं गया था उर्दू कॉन्फ्रेंस में, तो डॉक्टर अब्दुल रऊफ पारेख बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा तो दूसरे लोगों से कह रहे, अरे इनसे मिले, उर्दू की पहली डिजिटल किताब बनाने वाले हैं ये। तो अभी तक मेरी वो एक शनाख्त है कि आप गूगल पे भी लिखें फर्स्ट डिजिटल बुक इन उर्दू, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरा तारुफ किसी वेबसाइट से। और जो उर्दू की डिजिटलाइजेशन पे जो भी बंदा पीएचडी करता है, एमफिल थीसिस करता है, शुरू में मेरा जिक्र उसमें मिलेगा कि जी उर्दू की पहली डिजिटल बुक इस्लामाबाद में उवैदुल्ला खैर ने बनाई थी। ये हो गई पहली किताब। लेकिन जो आप कहें ना सबसे अच्छी किताब, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत की है और सबसे अच्छी किताब है, वो मेरी यार मन तुर्की। तुर्की मैं 4 दफ़ा गया हूँ, और जब मैंने तुर्की पहली दफ़ा देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई ऐसा मौजू नहीं है कि मैं खट से जिसका सफ़रनामा लिख डालूँ। ये तो तुर्की एक बहुत बड़ा मौजू है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र भी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टडी भी चाहिए। मैंने लिखा ही नहीं सफ़रनामा। हालाँकि यहाँ पे होता है कि जो कायदाबाद से कोरंगी तक जाके लोग सफ़रनामा लिख देते हैं। मैंने नहीं लिखा। फिर मैं दूसरी दफ़ा गया, पहले 1995 में गया, फिर मैं 2007 में गया। उस वक़्त भी मैंने सफ़रनामा नहीं लिखा। उसके बाद 2010 में गया। फिर मेरी हिम्मत हुई कि अब तुर्की को बनाया जा सकता है। तो 2010 से मैंने वो सफ़रनामा लिखना तुर्की शुरू किया, और 2014 में सफ़रनामा शाया हुआ मेरा। पहले एक अखबार में किसवार शाया हुआ, फिर किताबी सूरत में आया। और ये वो ज़माना था जब तुर्की बहुत इन हो रहा था, अर्दोगान मशहूर हो रहा था और पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात बहुत बढ़ रहे थे। तो वो किताब आते ही बहुत ज़्यादा पढ़ी गई, बहुत ज़्यादा बिकी, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। उसके किताब बगल में दबा-दबा के बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए गए। तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी किताब वो है। लेकिन इसके अलावा 2 किताबें, कैस्पियन किनारे, वो मेरी बहुत पसंद करते हैं लोग। और फिर जो कराची जो एक शहर था, जो एक सफ़रनामा नहीं है, लेकिन मेरी सब किताबों पे मकबूलियत में और मेरी कदर में, मेरी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा किया जिस किताब ने, वो है कराची जो एक शहर था। वैसे तो सारे माँ-बाप को सारे बच्चे पसंद होते हैं, मुझे सारी किताबें बहुत पसंद हैं। वैरायटी बनाई जाए तो ये बनी। अच्छा सर, मुख्तसर से 2 सवाल हैं। ये एक ही सवाल उसको बना देते हैं कि अब तक आपने कितने ममालिक का जो है वो सफ़र किया है? और आपकी कलम से अब तक कितनी किताबें जो हैं वो तहरीर हो चुकी हैं? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तक जो मैंने ममालिक देखे हैं वो तो बहुत कम देखे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बार देखे हैं। सबसे पहले मैं चीन गया हूँ। सबसे पहला सफ़र, मेरी उम्र 20 साल थी, तो 1986 में मैं कराची से काशगर तक बाई रोड जो है वो यहाँ से सफ़र किया। और ये एक बहुत मुश्किल तरीन सफ़र था, इसलिए उस वक़्त ख़ैर कराकरम पूरी बनी हुई नहीं थी। पत्थरों से, गड्ढों से, गढ़ों से उधर से जाती थी गाड़ियाँ, और हम कई दिन का सफ़र करके 2-3 दोस्त हम वहाँ गए। चीन, पहला तो सफ़र ये था। उसके बाद दूसरा सफ़र ईरान का किया, बाई रोड। उसमें भी 2 दोस्त मिलके के पूरा ईरान हम घूम के आए, जिसका सफ़र वो है कैस्पियन की चाह में के नाम से वो सफ़रनामा शायद। तीसरा सफ़र जो मेरा वो तुर्की का है। और ईरान में उसके बाद भी सन 2000 में गया, तो 2 दफ़ा ईरान हो गया, चीन 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा ईरान हो गया। तुर्की में 1995 में पहली दफ़ा गया, उसके बाद 3 दफ़ा और गया, तुर्की 4 दफ़ा हो गया। उसके बाद सन 2000 में मैं अज़रबैजान गया बाई रोड, कराची से अज़रबैजान के दारुल बाकू तक बाई रोड गया, जिसका मेरे सफ़रनामे का नाम है बाकू बाई रोड, वो किया। उसके बाद जो है मैं सऊदी अरब गया हूँ 2004 में पहली मरतबा, फिर 2007 में दूसरी मरतबा, फिर 2023 में तीसरी दफ़ा। तो ये 3 सफ़र इसके किए हैं। 2012 में मैं बांग्लादेश गया, उसके बाद फिर तुर्की गया 2015 में, 2023 में। तो यानी टोटल 6-7 मुल्क ही बनते हैं जो मैंने देखे। लेकिन एक से ज़्यादा दफ़ा क्योंकि वो ममालिक देखे हैं, लिहाजा उसकी जो है थोड़ी डेप्थ के अंदर जाके जो मैंने लिखा है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा गया होता तो इतना अच्छा ना लिखा जाता। और किताबों के बारे में सर आपसे पूछा था कि अब तक कितनी तसनीफ़ात आपके कलम से जो है वो आ चुकी हैं? देखिए, मैं बताया जैसे कि 15 किताबें हैं, 15 किताबों में 12 जो है वो सफ़रनामे हैं, और 12 में से 6 सफ़रनामे वो हैं
जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुतल्लिक़ हैं। जैसे सफ़र कहानियाँ मेरी एक सबसे पहली किताब है, जिसमें 40 छोटे-छोटे सफ़रनामे हैं। और ये दरिया मेरे दरिया, वो पाकिस्तान के तमाम दरियाओं का तारुफ़ भी है, उसमें उन दरियाओं के किनारों पर सफ़र भी है। इस तरीके से ये जो है दरिया दरिया वादी वादी है। और एक है बोलान से चित्राल तक, ये नॉर्थ का पाकिस्तान के पहाड़ों का सफ़र है। और जो गैर मुल्की सफ़रनामे हैं, उनके अंदर तुर्की का सफ़र, यार-ए-मन तुर्की, ईरान का सफ़र, कैस्पियन किनारे, अज़रबैजान का सफ़र, बाकू बाय रोड, बांग्लादेश का सफ़र, दरियाओं के देश में तुर्की का सफ़र है, यार-ए-मन तुर्की, और सऊदी अरब का सफ़रनामा है सरज़मीन मोजज़ात। ये 6 सफ़रनामे गैर मुल्की, 6 सफ़रनामे मुल्की, 12 वो हो गए। 3 किताबें वो हैं जो सफ़रनामे हैं, उनको प्योरली नहीं कहा जा सकता, जिसमें एक है कराची जो एक शहर था, दूसरी है बचपन से 55 तक, और तीसरी किताब जो अभी कुछ अर्से पहले आई है उसका नाम है किस्से एक मुसाफिर के। वो किस्से सारे किस्से सफ़रनामे नहीं हैं, कुछ ज़रूर सफ़र के मुतालिक हैं। ये टोटल 15 किताबें हैं। 16वीं किताब जो मेरी अभी किस्तवार आ रही है डॉन की वेबसाइट पे, वो है सी पैक सयाहत। ये सी पैक की हिस्ट्री क्या है, सी पैक का हाल क्या है, सी पैक का मुस्तकबिल क्या है, इस पर टूरिज़्म पे क्या असरात पड़ेंगे, और मेरा अपना सयाहती नुकूश जो हैं वो इन रास्तों पर क्या है, वो सफ़रनामे सब एक साथ एक पैकेज बन के वो पूरा मैं लिख रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह ताला मेरी 16वीं किताब है जो चल रही है। तो आखिरी सवाल पूछते हैं। अच्छा सर, अब मैं आपसे जो है आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो नए लोग आ रहे हैं लिखने वाले, या जिन्हें किताबों से मोहब्बत है, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि अपनी इस मोहब्बत को किस तरह वो कनेक्टेड रख सकते हैं, या अगर लिखना चाहें तो उस सिलसिले में उन्हें क्या चीज़ें हैं जिनको रखना है, पेश नज़र रखना है कि उन चीज़ों को करते हुए वो अच्छा लिख सकते हैं, और किताबों के पढ़ने के जो उनका शौक है उसको वो बढ़ा सकते देखें, एक तो किताब अवेलेबल है, किताब अभी भी कागज़ के ऊपर छपी हुई बेतहाशा किताबें दस्तयाब हैं, और उसमें थोड़ा-सा कुछ पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती हो तो ये भी देखें, ख़राब दोस्त की तरह ख़राब किताब भी होती है, उससे बचना चाहिए। अच्छी किताब जो है वो जिस तरह अच्छा दोस्त आदमी ढूँढता है, तो किताब भी अच्छी ढूँढनी चाहिए। अच्छा दोस्त और अच्छी किताब ढूँढने में अच्छे दोस्त काम आते हैं, किताबें अच्छी ढूँढने में वो काम आएँगे आपके। तो किताब आप ज़रूर पढ़ें, अगर आप नहीं तो पीडीएफ में भी पायरेसी में बेशुमार किताबें मिल रही हैं, वो पढ़ें। तो पहली बात तो ये है कि किताब का हुसूल कोई मुश्किल नहीं है, किताब बेतहाशा छप रही है, अच्छी किताबें मिल जाती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप अच्छी किताब तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। तो अच्छी किताबें लें, उनको ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात है लिखने का जो शौक़ है, उसमें एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि एक लाइन अगर आप लिखते हैं, कम से कम 1000 लाइनें आपने पढ़ी हुई हों। बल्कि एक मशहूर जो अफ़साना निगार थे गुलाम अब्बास, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा इंटरव्यूअर ने कि अच्छा लिखने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना चाहिए। बोले कितना अच्छा पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा कि 99% पढ़ें तो 1% लिखने की कोशिश करें, बल्कि ये कोशिश करें कि वो 1 वाला फ़ीसद भी पढ़ ही लें, यानी ना लिखें। 100% पढ़ लें लेकिन ना लिखें। कि बहुत ज़्यादा आप जब पढ़ लें तो फिर आमतौर पे अब क्या होता है कि जो हल्की तहरीरें होती हैं या जो मुसन्निफ़ तरक्की नहीं कर पाता, वो बग़ैर मुताले के, बग़ैर मुशाहिदे के, बग़ैर महफ़िलों में बैठने के, वो अपने आप को कहता है लिखने में कौन है, कागज़ होना चाहिए, पेन होना चाहिए, वो लिखना, वो फिर वैसे अलट-तपी होता है। ना वो शायरी चल पाती है, ना वो नसर आपकी चल पाती है, जिसकी बुनियाद में इल्म ना हो, जिसकी बुनियाद में मुताला ना हो। जितना ज़्यादा मुताला करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका, बल्कि ख़ास जितना ज़्यादा मुताला करेंगे, उतना लिखने से दूर भागेंगे आप। आपको पता चलेगा कि यार इतना कुछ काम लोगों ने किया हुआ है, मैं अब क्या इसके अंदर तीर मार लूँगा। तो फिर आदमी जब बिल्कुल सैचुरेशन हो जाती है ना उसकी, फिर वो छलकता है। तो किताब जो है वो प्याले में मौजूद पानी नहीं है, बल्कि प्याले से छलकता हुआ पानी है। प्याले में जो मौजूद है वो आपका इल्म है, उसको किताब नहीं मिला सकते। जो उससे ऊपर जाएगा वो आपका। बहुत ज़्यादा मुताला करना ज़रूरी है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। सर, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, और कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और हमारे साथ ये इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराया। सर, आपकी आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। थैंक यू सो मच।